हेलो स्टूडेंट्स। अब हम रिकार्डो की जो ओरिजिनल कंपैरेटिव कोस्ट की थ्योरी है उसमें मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट बास्टेबल, टॉसिंग, हार्बर, केर्नस, इन सभी इकोनॉमिस्ट ने कुछ मॉडिफिकेशन करके ओरिजिनल कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी को और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाया है। फर्स्ट है इसमें मॉनेटरी मेजर ऑफ कोस्ट। यहाँ पे टॉसिंग ने मनी टर्म्स में कोस्ट को मेज़र किया है, ना कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जैसा कि ओरिजिनल थ्योरी में होता था। अब इसमें देखिए आप डेली वेज रेट को ऐड कर दिया है। हमारे एग्जाम्पल में हमने यही अज्यूम किया था कि एक लेबर एक दिन में कितनी प्रोडक्शन कर पाती है। अब इंडिया में वेज रेट 20 है और नेपाल में 12 है। तो ये जो एक दिन की वेज रेट है वो ही टोटल कोस्ट बन जाती है। तो उसके बेस पे हम एक्स और वाई वस्तु की पर यूनिट कोस्ट निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया में 20 टोटल कोस्ट है और 10 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं एक दिन में, तो एक यूनिट की कोस्ट आएगी 2 रुपये। इसी प्रकार वाई गुड के केस में भी 2 रुपीज़। नेपाल में टोटल कोस्ट जो है 12 है और 4 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस हो रही हैं, तो पर यूनिट कोस्ट आएगी 3। और वाई गुड में पर यूनिट कोस्ट आएगी 1.50 रुपीज़। तो इस एग्ज़ाम्पल में भी हम अगर मनी टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया को एडवांटेज है एक्स गुड के प्रोडक्शन में और नेपाल को एडवांटेज है वाई गुड के प्रोडक्शन में, क्योंकि इंडिया में एक्स 2 रुपये में प्रोड्यूस हो सकता है एक यूनिट उसकी एक्स वस्तु की, और नेपाल में ये 3 रुपये है तो महंगी है, और जो वाई गुड है वो नेपाल में सस्ता प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मनी टर्म्स में भी कन्वर्ट करके क्लासिकल जो हमारी कंपैरेटिव कोस्ट थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अब जो ये टॉसिंग ने मॉडिफिकेशन की इसके बेस पे लॉस और गेन का बहुत क्लियरली हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें और एडवांसमेंट की है हार्बरलर ने। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है? जब एक वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो उत्पादन के साधन उस वस्तु के प्रोडक्शन में लगे हुए थे उनको शिफ्ट करना पड़ता है और उसकी वजह से जो पहले वाला प्रोडक्शन है वो रुक जाता है, वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट है। द अपॉर्चुनिटी कोस्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। एक्स की एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वाई की कितनी यूनिट्स छोड़नी पड़ती हैं वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल में अज्यूम किया हुआ है कि इंडिया में एक लेबर, ये जो मैंने नीचे लिख के इसको आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, देन आप बुक से पढ़ लेना। इंडिया में 6 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस कर सकता है एक लेबर और 10 यूनिट्स वाई की प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी प्रकार नेपाल में 8 यूनिट एक्स की और 4 यूनिट वाई की। अब अपॉर्चुनिटी कोस्ट अगर देखनी है तो एक्स की अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होगी? एक एक्स की यूनिट के लिए 1.67 वाई की यूनिट्स छोड़नी पड़ेंगी। आप 10 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये आ जाएगा। और अगर वाई की अपॉर्चुनिटी कोस्ट निकालनी है तो हम 6 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.6 यूनिट ऑफ एक्स। वाई की अपॉर्चुनिटी कोस्ट 0.6 यूनिट ऑफ एक्स एंड एक्स की अपॉर्चुनिटी कोस्ट 1.67 यूनिट्स ऑफ वाई। तो इसी प्रकार नेपाल का भी हम निकाल सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस्ट कम आ रही है उसका प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। इंडिया को वाई का प्रोडक्शन करना चाहिए और नेपाल को एक्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि वाई के केस में अपॉर्चुनिटी की कोस्ट जो है वो कम है इंडिया में। तो अपॉर्चुनिटी कोस्ट के बेस पे भी कंपैरेटिव कोस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल कमोडिटीज़ एंड कंट्रीज़। बास्टेबल ने इसमें भी एडवांसमेंट की है और उसको अप्रूवल दिया है ग्राहम और टॉसिंग ने। उसमें कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस
की हेल्प से इस बात को प्रूव किया है कि मल्टीपल कमोडिटीज़ एंड कंट्रीज़ के केस में भी ये थ्योरी कारगर सिद्ध हो सकती है। इफ़ेक्ट ऑफ वेजेस, जैसे कि ओरिजिनल थ्योरी में अज्यूम किया है कि जहाँ पे कम वेज हैं तो उसको ही कम कोस्ट का सिनोनिम समझ लिया गया है। कम वेज हैं तो कम कोस्ट है, लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है। हाई वेजेस आर लो वेजेस एंड लो वेजेस आर हाई वेजेस। अगर हाई वेजेस हैं और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लेबर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है पर वर्कर, तो पर यूनिट की जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। ऐसा पॉसिबल है। अगर लेबर अच्छी है, स्पेशलाइज्ड है, उसको अगर हाई वेजेस भी दे रहे हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो पर यूनिट कॉस्ट अगर कंपेयर करें तो इस केस में कम हो सकती हैं विद कंपैरिजन टू अदर केस। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कोस्ट। ट्रांसपोर्ट कोस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और दो कंट्रीज़ के बीच ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाता है जब उनमें जो कोस्ट का अंतर है वो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट से ज़्यादा हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट ऐड करके भी दोनों कंट्रीज़ की कोस्ट में अंतर रहे और ट्रेड करना बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द लॉज ऑफ प्रोडक्शन। बास्टेबल और टॉसिंग ने इसमें भी ये क्लियर किया है कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन का भी रोल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी हो सकते हैं और डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी हो सकते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट ट्रेड पर पड़ता है और उससे मिलने वाले लाभ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को निर्धारित करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल डिमांड का जे.एस. मिल ने दिया है। तो रेसिप्रोकल डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सचेंज रेशियो ऑफ गुड्स, इन सभी से जो डिस्ट्रीब्यूशन है गेन का वो इन पे डिपेंड करता है, इनसे प्रभावित होता है। बास्टेबल, हार्बरलर, इन्होंने इन सभी इकोनॉमिस्ट ने ओरिजिनल थ्योरी में मॉडिफिकेशन करके इसको और भी यूज़फुल बना दिया है, बेहतर बना दिया है। ये हमने कुछ केसेस देख लिए। थैंक यू सो मच।